हेलो एंड हाय, वेलकम यू टू यू आर क्यूरियस माइंड्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे अमेरिका ने भारत और रशिया के स्पेस प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया। कहानी की शुरुआत होती है 25 दिसंबर 1991 को। दरांती और हथौड़े का लाल झंडा नीचे कर दिया जाता है। वैसे आप दरांती समझते हो ना, इंग्लिश में शायद सिकल कहते हैं। अरे वही जो चारा काटने काम आती है। रुको मैं एक फोटो लगाता हूँ। तो जी ये है दरांती, जो खेतीबाड़ी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है। मेरे इधर इसे दरांती ही कहते हैं। अब ये दरांती और एक हथौड़ा ये सोवियत यूनियन के फ्लैग के सिंबल थे। चलो अब आगे बताता हूँ। यानी सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया और जन्म हुआ रशिया का। इसी समय के दौरान भारत बहुत तेजी से अपने स्पेस प्रोग्राम को गति देने के लिए प्रयास कर रहा था। 1991 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो रशियन स्पेस एजेंसी यानी ग्लैफकोमॉस के साथ एक अग्रीमेंट करता है। ध्यान से सुनिए, मैं रोस्कोमॉस नहीं कह रहा हूं, ये ग्लैफकोमॉस है। वैसे ग्लैफकोमॉस है क्या, तो देखिए ये रोस्कोमॉस की ही एक सब्सिडरी है। तो भारत की इसरो इसके साथ एक अग्रीमेंट साइन करती है और वो अग्रीमेंट था क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। 1991 में यहां तक सारी चीजें बड़ी स्मूथली हो गई। इसरो भी खुश, रशिया भी खुश। लेकिन अब शुरू होता है पेट में दर्द, अमेरिका के पेट में गुड़गुड़ाहट। अमेरिकी सरकार सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA को यह आदेश देती है कि भैया जाओ इसरो के बारे में पता करो, इनके फ्यूचर प्लान क्या हैं, आखिर ही क्या करने जा रहे हैं। और यहाँ से शुरू होती है इसरो की जासूसी। अब देखो, अमेरिका की टेंशन का सबसे बड़ा कारण था अग्नि मिसाइल, क्योंकि भारत अग्नि मिसाइल बना चुका था जो एक बैलिस्टिक मिसाइल थी। तो अमेरिका को ऐसा लगता था कि अगर क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी भारत के पास आ गई तो भारत इसमें सुधार करके अपने अनुसार इसे डेवलप करके सस्ते रॉकेट लॉन्च की एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ा कर सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो भैया नासा का धंधा पानी बंद हो जाएगा। नासा से रॉकेट लॉन्च कौन कराएगा, सैटेलाइट कौन भेजने के लिए रहेगा। सब लोग सस्ते और भरोसेमंद होने के चक्कर में ये सारा काम भारत से कराएंगे। पैसा भारत की तरफ जाएगा, भारत जल्दी डेवलप हो जाएगा और अमेरिका का जो ताज है, स्पेस में जो ताज है, वो उसके सर से छीन लिया जाएगा। ये तो बहुत बड़ी टेंशन थी। उस समय पर भारत इकलौता ऐसा डेवलपिंग कंट्री था जो स्पेस प्रोग्राम पर सबसे ज्यादा जोर डाल रहा था। यानी इसरो ने डंके की चोट पर कह दिया था, कोई नहीं है टक्कर में, काहे पड़े हो चक्कर में। अब बजेगा डंका हमारा, एक ही देश एक ही नारा, विश्व गुरु भारत प्यारा। यानी भारत ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि वो लोकल अरीना छोड़कर इंटरनेशनल कंपटीशन में उतरने वाला है और ये चीज़ नासा को बिजनेस से बिल्कुल आउट कर देती। इसीलिए अमेरिका ने एक प्लान बनाया कि वो जब तक हो सकता है इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को डिले करने की यानी टालने की पूरी कोशिश करेगा। ये अमेरिका है ही मक्कार। अब क्योंकि भारत ग्लैफकोमॉस से क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पूरी कोशिश कर रहा था, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि आखिर क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, कैसे काम करता है। तो अगर क्रायोजेनिक इंजन पर वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं बना दूंगा। अब आगे चलते हैं। इसरो ने भारत सरकार को ये बात बिल्कुल साफ साफ बता दी थी कि अगर स्पेस में हमें कुछ करना है तो उसके लिए हमें सस्ता और शक्तिशाली रॉकेट बनाना ही पड़ेगा, जिसका जवाब सिर्फ क्रायोजेनिक इंजन ही था। अब ऐसा नहीं है कि अचानक से 1991 में इसरो नींद से जागा या भारत सरकार नींद से जागी और उन्होंने सोचा अरे चलो चलो चलो, लोकल कंपटीशन बहुत हो गया, अब इंटरनेशनल अरीना में चलते हैं, बड़े बड़े रॉकेट बनाएंगे, चांद जाएंगे, सैटेलाइट उड़ाएंगे। ये सब एक दिन में नहीं हुआ था, बल्कि मैं आपको 1980 में घटी हुई एक घटना के बारे में ज़रूर बताऊंगा। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम तैयारी कितने पहले से कर रहे थे अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। भारत एक बड़े से रॉकेट को बनाने के बारे में सोच रहा था, तो अब हमें चाहिए थी टेक्नोलॉजी। इसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं जापान के पास। पर जैसा कि आपको पहले से ही पता है, जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर रखा था। मतलब मुझे समझ में नहीं आया, जापान पर अमेरिका ने एटम बॉम्ब गिराया और फिर ये इतने पक्के दोस्त कैसे बन गए। खैर छड्डो, इनके घर की बात है, अपन अपनी वीडियो पर फोकस करते हैं। तो भैया अमेरिका के दबाव में जापान ने कर दी हमको साफ मना। जापान ने कहा यहाँ काहे आए हो, रॉकेट इंजन बनाओगे, इसके लिए आपको अंकल सैम से परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी अंकल सैम कौन है? जो लोग अमेरिका को अच्छे से समझते हैं वो जानते होंगे अंकल सैम कौन है। गूगली बाबा से पूछना, मिल जाएगा। मोटा मोटा आप ये मान लो कि अंकल सैम के मतलब अमेरिका ही है। चलो यहाँ पर एक और मजे की बात सुनो। जापान से तो हो गई मना। इसके बाद एक कंपनी दौड़ी दौड़ी इंडिया के पास आती है, जनरल डायनामिक्स कॉर्पोरेशन। जानकर हैरान हो जाओगे, ये अमेरिका की ही कंपनी थी। अब इसने ये कहा कि हम आपको अमेरिकी इंजन देंगे। भारत ने कहा ओके दे दो जी, लेकिन 4 गुना कॉस्ट में देंगे। यानी जिस इंजन को ये अपने दोस्तों को 1/4 कीमत में धड़ाधड़ सप्लाई कर रहे थे, उसी इंजन को भारत को 4 गुना कीमत पर बेचना चाह रहे थे, जबकि उससे एडवांस इंजन अमेरिका डेवलप कर चुका था। तो ये दोगलापन देख के भारत ने कर दी मना।
अब इसके बाद अगला ऑफर आता है यूरोप की एरियन स्पेस से, लेकिन जैसा कि आप जानते हो ये सारे अमेरिका के पिछुलग्गू हैं। अमेरिका ने इनके कान हिला दिए होंगे तो डील नहीं बनी। अब इसके बाद ऑफर आता है सोवियत यूनियन से। 1980 के ज़माने में सोवियत यूनियन था, वो तो 1991 में टूटा था। अब सोवियत यूनियन ने हमें 2 इंजन का ऑफर दिया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने का वादा भी कर दिया। कीमत थी उस ज़माने में 200 मिलियन। अब बताता हूँ सबसे ज़रूरी बात, ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये आपको ब्रायन हार्वी की किताब में मिल जाएंगी, यानी रशिया इन स्पेस द फेल्ड फ्रंटियर। ये सारी जानकारी उसी बुक से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पर एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि रशिया भारत को एक सीक्रेट इंजन भी ऑफर कर रहा था, जो था RD-56 और KVD-1, जो कि इसे येव डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा बनाया गया था। अब इसमें ऐसा क्या खास था? चलो ये था इतिहास का छोटा सा किस्सा। अब वापस चलते हैं करंट पर, यानी 1991 में। तो भैया 18 जनवरी 1991 को इसरो और ग्लाफकोमॉस ने हाथ मिला लिया और क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट साइन हो गए। अब इसरो और ग्लाफकोमॉस को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि उनके ऊपर अमेरिका नज़र बनाए हुए हैं और वो इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को होने नहीं देगा। कारण क्या था? क्योंकि कुछ ऊटपटांग देशों ने मिलकर एक ग्रुप बना रखा था जिसका नाम था मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, यानी MTCR। आप भी जानते होंगे उसके बारे में। भारत उस ग्रुप का हिस्सा नहीं था, तो जाहिर सी बात है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी भारत को नहीं मिल सकती थी। अब आखिर ये ग्रुप बनाया क्यों गया था? तो देखो, वेस्टर्न कंट्रीज ये चाहती थी कि उनके अलावा दुनिया में कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल ना बना पाए, इसीलिए उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम ग्रुप बनाया। इसे आप ग्लोबल मिसाइल टेक्नोलॉजी वॉचडॉग भी कह सकते हो। अब भैया ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका बैठ के बंदर बांट करे और हम चुपचाप देखते रहें। तो इसरो और ग्लाफकोमॉस ने एक प्लान भी तैयार किया। आपने ये नाम जरूर सुना होगा, कैलटेक, यानी केरला हाईटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब ग्लाफकोमॉस ने क्या किया, उन्होंने ये प्लान बनाया कि वो अपनी टेक्नोलॉजी इसरो को ना देकर केरला हाईटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड को देंगे, यानी कैलटेक को देंगे, और वहां से ये टेक्नोलॉजी इंडिया को मिल जाएगी, मतलब इसरो को मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या फायदा होगा? तो देखो भैया, क्योंकि ग्लाफकोमॉस ने क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन टेक्नोलॉजी किसी देश के बजाय एक कंपनी को ट्रांसफर करी है जो कि भारत सरकार के अंडर नहीं है। मतलब आज के ज़माने में तो केरला की गवर्नमेंट के अंडर है, लेकिन भारत सरकार का डायरेक्ट उसमें कोई रोल नहीं है, तो MTCR के जो नियम है उनसे बचा जा सकता था। तो भैया इसरो और ग्लाफकोमॉस ने अपनी प्लानिंग तैयार कर ली। बोले तो शतरंज की बिसात बिछ गई है। पर आपको क्या लगता है कि USA चुपचाप ये होने देता? नहीं। इसीलिए मई 1992 में अमेरिका ने इसरो पर सैंक्शन लगा दिए, ये आरोप लगाकर कि ग्लाफकोमॉस और इसरो मिलकर MTCR के नियमों का वायलेशन कर रहे हैं, यानी उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि ऐसा था नहीं। लेकिन भैया ग्रुप था वेस्टर्न कंट्रीज का, नियम भी वेस्टर्न कंट्रीज के और सैंक्शन भी वेस्टर्न कंट्रीज के ही थे। तो क्या किया जा सकता था? सैंक्शन लगा दिए तो लगा दिए। अब आपको क्या लगता है इंडिया ने क्या किया होगा? भाई साहब जम के विरोध किया। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई भी कुछ भी कहेगा और हम चुपचाप सुनते रहेंगे। बिल्कुल भी नहीं सुना हमने अमेरिका से साफ साफ कहा, अबे पगला गया है क्या तू? ये सेम टेक्नोलॉजी तुम खुद ट्रांसफर कर रहे थे, हमें 4 गुना कीमत में कर रहे थे, और हमने अगर सस्ते में जुगाड़ कर लिया तो तुम्हारे पीठ में काहे दर्द हो रहा है? उस समय तो तुम्हें याद नहीं आया कि MTCR का उल्लंघन हो जाएगा, तब तो बस पैसे दिख रहे थे। अब देखो, इन सैंक्शंस का मतलब ये था कि ना तो इसरो और ना ही ग्लाफकोमॉस अपने माल को खरीद बेच सकते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो जो उनके साथ काम धंधा करता उस पर भी सैंक्शन लग जाते। यानी अमेरिका ने एक तीर से 2 शिकार कर लिए थे। ग्लाफकोमॉस को भी ठिकाने लगा दिया और इसरो को भी आगे बढ़ने से रोक दिया। इंडिया ने अमेरिका को समझाने की पूरी कोशिश की। इंडिया ने कहा, देखो भैया बात ऐसी है, हम कोई मिसाइल ना बना रहे, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो हम बिल्कुल साइंटिफिक पर्पस के लिए ही करेंगे, और ऐसा करने से MTCR के नियमों का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन भैया बिल क्लिंटन, इन्होंने रशिया पर ऐसा दबाव बनाया कि रशिया ने अपना ये अग्रीमेंट, इसरो के साथ किया हुआ अग्रीमेंट, तोड़ दिया और ये कहा कि जी स्थिति पर स्थिति ऐसी हो गई है कि इस अग्रीमेंट पर आगे बढ़ना अब हमारे लिए संभव नहीं है। देखो ऐसा है, रशिया को भी अपना काम धंधा देखना था। अब भारत के चक्कर में अपने काम धंधे पर चोट थोड़ी लगाते वो, तो इसलिए वो अग्रीमेंट से बाहर निकल गए। लेकिन रशियन सरकार ने एक ऑफर दिया कि अगर भारत क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है, मतलब रशिया से नहीं लेता है, तो हम एक नया अग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, जिससे MTCR के नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा और भारत को रॉकेट भी मिल जाएगा, बस टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाएगी।
इसके बाद 1994 यानी जनवरी 1994 में एक नई डील साइन होती है और 3 KVD-1 इंजन पूरी तरह से तैयार इंजन रशिया भारत को देने के लिए राजी हो जाता है, पर कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा। अब इस डील के अंदर अमेरिका ने रशिया पर दबाव डालकर एक क्लॉज लिखवाया जिसमें यह लिखा था कि भारत इस चीज का इस्तेमाल यानी रॉकेट इंजन का इस्तेमाल पीसफुल पर्पस के लिए करेगा और इस रॉकेट इंजन को किसी और को एक्सपोर्ट नहीं करेगा बिना रशिया की मर्जी के, और कोई भी ब्लूप्रिंट रशिया के द्वारा भारत को नहीं दिए जाएंगे। लेकिन जरा सोचो कि आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आ रहा कि रशिया ये सारी शर्तें क्यों मान रहा था? क्या रशिया इतना डरपोक था? नहीं महाराज, जरा काम धंधे के हिसाब से सोचो। जरा ये सोचो कि अगर रशिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना करनी पड़े तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि भारत रशिया पर निर्भर रहेगा, यानी और इंजन खरीदेगा, रशिया को बिजनेस मिलेगा, तो इसमें फायदा रशिया का ही था। ये पूरी दुनिया पैसे पर चलती है मेरे दोस्त, यहाँ सब अपना अपना फायदा देख रहे थे और नुकसान बस हमारा ही था। अब यहाँ पर आप जरा ये सोचिए कि उस जमाने में ये सब होते हुए भी आज के टाइम पर हम रशिया को अपना दोस्त क्यों कहते हैं? उसके कुछ तो कारण होंगे। एक कारण मैं अभी बता देता हूँ। ग्लाव कोस्मोस के वैज्ञानिकों ने इसरो के वैज्ञानिकों की मदद करनी शुरू कर दी, मतलब चुपके मदद करनी शुरू कर दी, और ये सब कुछ रशियन गवर्नमेंट के इशारे पर हो रहा था। अब ये एक ऐसा टाइम था जिस समय अमेरिका के जासूस पूरे रशिया में मौजूद थे, तो इतने बड़े कार्गो को चुपके से निकालना, रशिया से चुपके से निकालना आसान नहीं था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हमारा अग्रीमेंट हो गया, हमें रॉकेट इंजन मिलने वाले थे, तो ये चुपके से काम करने की क्या जरूरत थी? देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें सभी को नहीं बताया जाता। यानी अग्रीमेंट तो था दुनिया के लिए कि भैया ये हमारा अग्रीमेंट है और ये हम काम करेंगे, लेकिन उन बड़े बड़े कंटेनर्स में कौन सा सामान भर के भारत भेजा जा रहा था, क्या क्या भेजा जा रहा था, इसे कौन देखेगा? मान लो आपने अग्रीमेंट करा आम का और कंटेनर पर लगा दिया रसीले आम और अंदर कुछ और भर के ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो दुनिया के लिए अग्रीमेंट तो हो गया था, लेकिन रशिया ने भी मन बना लिया था कि भारत को वो मदद करेगा। अब इसरो ने अपने कार्गो के लिए एयर इंडिया से संपर्क किया और कहा कि भाई तुमको जाना है और हमारा सामान वहां से उठा के लाना है। अब एयर इंडिया ने ये कहा कि बिना कस्टम क्लियरेंस के वो ये काम नहीं कर सकते, और रशिया में जो अमेरिकन लॉबी है वो कस्टम क्लियरेंस नहीं होने देगी, इस सामान को जब्त कर लेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सटीक जानकारी कहाँ से आई? तो भैया ये आपको मिलेगी जे राधाकृष्णन नायर की किताब में, जिसका नाम है स्पाइस फ्रॉम स्पेस। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब इसके बाद इसरो रशिया की यूराल एयरलाइंस के साथ एक अग्रीमेंट करता है, जो कि थोड़े एक्स्ट्रा पैसे के लिए एक्स्ट्रा रिस्क लेने को तैयार हो जाती है। तो देखो, जो किताब में लिखा हुआ है उसके हिसाब से 4 फ्लाइट्स ऐसी थीं जो मॉस्को से दिल्ली आईं, जिसके अंदर कागजों के हिसाब से सब कुछ ठीक था, लेकिन यही वो 4 फ्लाइट्स थी जिसको चुपके से मॉस्को से दिल्ली निकाला गया, और इन्हीं फ्लाइट में थी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सामान। अब अमेरिका को ये चीज पता ना लग जाए, इसीलिए भारत ने अपनी भी कुछ फ्लाइट्स इंडियन एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग के लिए, जो कि रशियन विंड टनल्स की मदद से होने वाली थी, उसको भारत से उड़ाया। और ये बात क्रायोजेनिक इंजन के टीम लीडर नंबी नारायण ने मीडिया के सामने एक्सेप्ट की है कि वो उस फ्लाइट में बैठे थे जिस फ्लाइट के रास्ते क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी रशिया से इंडिया आई थी। लेकिन इसकी खबर यूएसए को लग जाती है। जासूस तो हर जगह थे देखो। तो इसके बाद अमेरिका ने क्या किया, ये सब आप किताब में पढ़ सकते हैं। ये वीडियो कई घंटों की हो जाएगी, नहीं तो मैं सीधा नंबी नारायण जी पर चलता हूँ। आज तो नंबी नारायण जी को हर कोई जानता है, उनके ऊपर मूवी भी बनी है। नंबी नारायण जी अपने डेप्यूटी शशि कुमारन के साथ भारत में क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को लेकर आए थे। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे पढ़ने के बाद पर्सनली मुझे भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि नंबी नारायण जी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए थे। तो अमेरिका ने पूरा मन बना लिया था नंबी नारायण को रास्ते से हटाने का। इसके बाद अमेरिका के इशारे पर, ध्यान से सुनिए, मैं इस चीज की बहस में नहीं पढ़ूंगा कि कैसे नंबी नारायण जी को फंसाया गया और उसके पीछे कौन लोग थे। मैं आपको बस मोटा मोटा आइडिया दे देता हूं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। नंबी नारायण जी को अरेस्ट करा जाता है, टॉर्चर किया जाता है केरला पुलिस के द्वारा, और इंटेलिजेंस ब्यूरो भी उसमें शामिल था। नंबी नारायण जी पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने सीक्रेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी चुपके से 2 मालदीवियन विमेन के थ्रू दूसरे देशों को बेच दी है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। कमाल की बात यह है कि नंबी नारायण तो कभी उनसे मिले भी नहीं थे, और ये था वो सबूत जिससे साफ साफ पता लगता है कि भारत के स्पेस प्रोग्राम को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई थी। इसके बाद 1997 में इंडिया के स्पेस प्रोग्राम से जुड़े हुए 5 साइंटिस्ट सतीश धवन, UR राव, यश पाल, रोद्दम नरसिम्हा, के चंद्रशेखर और इसके साथ फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर TN शेषा एक जॉइंट लेटर भारत सरकार को लिखते हैं
और कहते हैं कि नंबी नारायण जी को और साई कुमारन जी को झूठे सबूत के आधार पर फंसाया गया है। ये एक विदेशी चाल है। ये लेटर कोई आम लोगों ने नहीं लिखा था, ये वो लोग थे जो खास थे। इसरो में कैसे काम होता है, इसरो क्या कर रहा है, इनको सब पता था। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने यानी आईबी ने नंबी नारायण को बहुत टॉर्चर करा, बहुत मारा और उन पर जबरदस्त दबाव बनाया कि वो इसरो में जो उनसे ऊपर हैं उनका नाम दे दे कि उन्होंने सीक्रेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी बाहर के देशों को बेची है। अब जरा आप यहाँ पर इस घटना की ग्रेविटी को समझें। अगर नंबी नारायण टॉर्चर से टूट जाते और किसी का नाम दे देते, चाहे झूठा ही दे देते, पूरी इसरो कोलैप्स कर जाती, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाता, बर्बाद हो जाता। पर नंबी नारायण जी ने अपनी ही सरकार के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को सहा और झूठ के आगे सर नहीं झुकाया। यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि अमेरिका की CIA स्पाई गेम में यानी जासूसी में कितनी एक्सपर्ट थी। उनके एजेंट्स केरला पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी थे। हालांकि ये बात मुझे बताते हुए मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अब जरा आप ये सोचिए कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सबसे इंपॉर्टेंट आदमी को रास्ते से हटाने के बाद USA ने इसरो के स्पेस प्रोग्राम को बिल्कुल क्रिपल कर दिया, अपाहिज बना दिया। पर सच को बहुत लंबे समय तक छुपाया नहीं जा सकता। ये केस CBI को ट्रांसफर हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई और आखिरकार नंबी नारायण और साई कुमारन जी बाइज्जत बरी हो गए। उन पर लगे हुए सारे आरोप झूठे साबित हुए और सरकार ने उन्हें पैसा दिया, उन पर किए गए अत्याचारों के लिए माफी मांगी। पर क्या पैसा उनका वो कीमती समय, भारत का कीमती समय लौटा सकता है? क्या इसका जवाब कौन देगा? नंबी नारायण जी ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर वो इस टॉर्चर के सामने सरेंडर कर देते हैं तो इसरो बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने खुद पर किए जा रहे अत्याचारों को सहा, लेकिन इसरो पर आंच नहीं आने दी और इसरो ने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का खुद ही निर्माण कर लिया और GSLV रॉकेट बना लिया। और आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हमारा मंगल मिशन दुनिया में सबसे सस्ता और पहली बार में अचीव किया गया इकलौता मार्स मिशन है। आज भारत का इसरो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में अपना लठ गाड़ के खड़ा है। और वीडियो को खत्म करने से पहले एक ही बात कहूंगा, दुनिया वालों, काहे पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है भारत की टक्कर में। जय हिंद, जय भारत।